जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ उसमें इंडिया में क्या चल रहा था उस टाइम पे। सो इसमें सबसे पहले हम राइज एंड फॉल ऑफ पोर्तुगीज पढ़ेंगे। तो ये हमने कर लिया था पहले। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पोर्तुगीज जो मेन पावर लास्ट में बन के उभरेंगे वो ब्रिटिशर्स होंगे। ठीक है, पोर्तुगीज को कैसे साइड करेंगे वो मैट्रिमोनियल अलायंस से। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस होगा किस किस के बीच में, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा और चार्ल्स सेकंड के बीच में। और क्या डॉवरी में क्या देंगे, बम्बईया, जो आज के टाइम में मुंबई है। ठीक है, और डच के साथ क्या कैसे समझौता होगा उनका डच के साथ, हाँ मैले पेनिनसुला। कहाँ पे मैले पेनिनसुला, थाईलैंड में। ठीक है, वहां पे स्पाइसेस को ट्रेड ऑफ करेंगे वो इंडियन टेक्सटाइल बिजनेस के साथ। ठीक है, डेनिस के साथ, डेनिस किसको बोलते हैं, कौन सी कंट्री है ये आज के टाइम पे, डेनिस कौन सी है, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। वेरी गुड, कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। ठीक है, कोपेनहेगन इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है कोपेनहेगन। तो डेनिस जो है उनके वहां फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, जिसकी वजह से वो अपना जितना भी इनका एम्पायर था, जो मेन एक प्लेस था कौन सा, सिरोमपुर, कहाँ पे, बंगाल में। ठीक है, हालांकि ये अपनी फैक्ट्री तो ट्रैंक्वार में लगाएंगे, ट्रैंक्वार कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन बाद में सिरमपुर को ब्रिटिशर्स को सेल ऑफ करके चले जाएंगे। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कौन सी बैटल होगी, बैटल ऑफ वोंडिवोस। ठीक है, क्योंकि ये चीजें कॉन्टिन्यूटी में याद करोगे तो ही याद होंगी, नहीं तो हर क्लास में नई बैटल्स पढ़नी है। ऑब्वियस ही बात है, जब तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म होगी और उससे पहले एंशिएंट और मेडिवल में तो और भी ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये बैटल्स सारी याद करनी पड़ेंगी। वो याद करने का एक ही वे है कि आप उनको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन एक ही वे में फंक्शन करता है, अंडरस्टैंड एंड रिवाइज। चीजों को समझो और जितनी बार रिवाइज करोगे उसी फिनोमिना से काम करेगा। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई बैटल ऑफ वोंडिवोस, कब हुई थी, 1760 में। ठीक है, और उसके बाद ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलिट्री फोर्स रखना अलाउड नहीं था, ना ही वो कोई फैक्ट्री बना सकते थे, जस्ट वो ट्रेड करते थे। और उस ट्रेड में भी उनको ब्रिटिशर्स की हेल्प चाहिए होती थी, ब्रिटिशर्स के कहने से जहां पे वो बोलते थे वहां उनको ट्रेड करना होता था। ठीक है, सो उसके बाद हमने पढ़ा था कि पोर्तुगीज और स्पेन के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, कौन सी, ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस, जिसमें उन्होंने केप वर्डे आइलैंड, ये रहे केप वर्डे आइलैंड, जो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, वहां से उन्होंने वर्ल्ड को डिवाइड किया। ईस्ट जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वहां पे कौन जा सकता था, स्पेन, और ईस्टर्न साइड किसको मिला, पोर्तुगीज को। ठीक है, हालांकि इस ट्रीटी से पहले भी एक पर्सन था जो पोर्तुगीज का था, वो यहां तक आया था, उसने ये डिस्कवर किया था साउदर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, केप ऑफ गुड होप। उसका नाम था बार्थोलोमी दियाज। ठीक है, 1487 में ये पर्सन आया था। ठीक है, अपनी शिप को लेके, लेकिन सिर्फ यहीं तक आके वापस लौट गया था, इसके आगे वास्को डी गामा आया था। ठीक है, तो बार्थोलोमी दियाज 1487 में केप ऑफ गुड होप तक आने वाला पहला पोर्तुगीज सेलर था, लेकिन वो उससे आगे नहीं आ पाया, लेकिन उसने केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया था सी रूट के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद आया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में आया, वो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट तक आएगा और यहां से इंडिया कौन लेके आएगा उसको, एक ओमानी सेलर था अहमद माजिद। ठीक है, वो लेके आएगा। ओमान मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कंट्री है अरेबियन पेनिनसुला में, ये अरेबियन पेनिनसुला है। तो जो इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं दैट मीन्स वो सारी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हिस्ट्री में जो हम नहीं पढ़ेंगे। पहले ही मैंने आपको बताया था मुश्किल से 1% हिस्ट्री भी नहीं पढ़ते हम, ठीक है। ये अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है। पेनिनसुला बताया था वो लैंड का पार्ट जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। तो यहाँ पे रेड सी है, नीचे ये अरेबियन सी है, और इधर ये वाला हिस्सा ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। में कौन सा केप? ये केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। पर्शियन गल्फ, पर्सिया ईरान का पुराना नाम है, ठीक है। तो इसलिए इसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं इस एरिया को, ठीक है। ये ईरान है, इसके साइड वाली कंट्री, तो इसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं। पर्शियन गल्फ ट्रेड के लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल का बहुत, या मैं बोलूं कि पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं एक जगह पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है तो पर्शियन कंट्रीज में होता है। पर्शियन गल्फ से के आसपास जो कंट्री है, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये वाली जो कंट्री दिखे जिस पे अरेबिया लिखा हुआ है, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड अभी भी, ठीक है। और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और पर्शियन गल्फ से मैंने बताया है, ये गल्फ का नाम पर्सिया से बना है। पर्सिया ईरान का पुराना नाम है, क्योंकि पुराने टाइम पे ईरान एम्पायर ज्यादा पावरफुल होता था, तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है पर्शियन गल्फ। गल्फ इज लाइक बे बट नैरो और इलंगेटेड होती है और नियरली क्लोज्ड होती है। गल्फ कुछ ऐसा होता है वाटर बॉडी, मतलब एक बहुत नैरो पैसेज होता है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। गल्फ और बे क्या होती है? 3 साइड से लैंड से घिरी हुई कोई भी वाटर बॉडी, 3 साइड से जो लैंड से घिरी है और एक साइड से वाइड ओपन है, वो होती है बे। इट्स लाइक रिवर्स ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला 3 तरफ से वाटर से घिरा होता है, बे 3 तरफ से लैंड से घिरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ पे यहाँ पे एक पॉइंट है आने जाने के लिए, जिसको बोलते हैं, ये वाला पॉइंट जो अगर रेड आपको विजिबल है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिससे आ जा सकते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में आगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, क्योंकि अगर ये पॉइंट को बंद कर दिया जाए तो ये वाली जो स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे कुवैत है, यूएई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाहर से इनका आने जाने का ट्रेड का वो कट हो जाएगा थ्रू सी रूट, ठीक है। तो यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट क्या होता है? इट्स ए नैरो वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। एनी नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग 2 लार्जर वाटर बॉडीज, उसको बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो हमने गल्फ पढ़ा, स्ट्रेट, बे, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है यहाँ पे, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और पर्शियन गल्फ मैंने इसलिए बताया था कि अरेबियन पेनिनसुला के एक साइड में पर्शियन गल्फ है, एक साइड में रेड सी है, ये रेड सी है, ठीक है, और नीचे अरेबियन सी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा अरेबियन सी है, ठीक है। और अरेबियन सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, क्लियर, ठीक है। तो बार्थोलोमी दियाज पहला पोर्तुगीज था जो यहाँ केप ऑफ गुड होप तक आया। उसके बाद वास्को डी गामा इंडिया में आया, कहां तक? कैलीकट तक। कैलीकट का आज का नाम है कोझिकोड, ठीक है। और वहां पे उनके जो किंग थे जमोरिन, उन्होंने उनका वेलकम किया था, ठीक है। हालांकि बाद में उनके साथ फाइट भी की उसी जगह को खाली करवाने के लिए, क्लियर। नाउ देन उसके बाद मैंने बताया था स्लेव डायनेस्टीज थी। स्लेव डायनेस्टी वो डायनेस्टी थी जो मुस्लिम इन्वेजन के बाद पहली स्टेबल डायनेस्टी थी जो इंडिया में सेटल हुए थे। मुस्लिम इन्वेजन हमने पढ़े थे 712 से, और पहली डायनेस्टी जो स्टेबल हुई थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। फाउंडर बता पाओगे कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनाया, बाद में मैंने बताया था, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट हुई थी और लोधी डायनेस्टी के साथ एंड हुई। इब्राहिम लोधी
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विद होम, बाबर, ठीक है। और इनके चाचा जो थे अंकल दौलत खान लोधी, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था, ठीक है, कि वो दिल्ली सल्तनत पे मेरा कब्जा हो जाएगा अगर बाबर आएगा तो। लेकिन बाबर परमानेंटली वहीं पे रह गया और उन्होंने फिर मुगल एम्पायर बनाया पूरा, क्लियर। और जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो साउथ में हमने पढ़ा था विजयनगर एम्पायर था, ठीक है। विजयनगर एम्पायर की भी 4 डायनेस्टी थी, संगमा, सुलवा, तुलवा और अरावैडू। और सुलवा डायनेस्टी के एक मेजर, तुलवा डायनेस्टी के एक किंग बताए थे मैंने, कृष्णदेव राय, ये भी हम पढ़ेंगे आज। पोर्तुगीज के साथ इनकी भी बैटल हुई थी, स्टार्टिंग में पोर्तुगीज के फेवर में थे, फिर बाद में इनकी बैटल भी हुई थी, ठीक है। कृष्णदेव राय वाज कंटेम्परेरी टू दिस वास्को डी गामा, ठीक है। वो लगभग उसी टाइम पीरियड में था जब वास्को डी गामा आए, ठीक है। कौन? कृष्णदेव राय, ही वाज कंटेम्परेरी टू वास्को डी गामा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी पीसीएस ने, किसने पूछा हुआ है कि किसके कंटेम्परेरी था। कंटेम्परेरी मतलब कंटेम्परेरी होता है पीपल लिविंग एट द सेम टाइम पीरियड, वो उनको बोलेंगे कंटेम्परेरी। दैट लाइक वी कैन से वी ऑल आर कंटेम्परेरी टू ईच अदर, हम सेम टाइम पीरियड में रह रहे हैं, ठीक है। तो उसे कंटेम्परेरी था, ठीक है। और इसके बाद ये डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर खत्म होगा, मैंने बताया था डेक्कन सल्तनत का पीरियड स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। एक बैटल पढ़ेंगे हम 1565 में, बैटल ऑफ टालीकोटा। ये बैटल विजयनगर एम्पायर को खत्म करेगी, तो इसलिए ये वन ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट बैटल जो हम पढ़ेंगे, बैटल ऑफ टालीकोटा, जो विजयनगर एम्पायर का एंड करेगी और यहाँ पे डेक्कन सल्तनत का राइज होगा इस एरिया में, ठीक है। डेक्कन सल्तनत वर द मुस्लिम रूलर, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी हर लेक्चर में, तो अगर रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को याद रहेगा। देन उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये मुगल एम्पायर में अकबर के टाइम पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, 1602 में, ठीक है। देन उसके बाद जहांगीर के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है। और दूसरी और कौन आया? डेनिस 1616 में, ठीक है। और इसके औरंगजेब के टाइम पे आई 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से एम्परर के टाइम पे कौन सी कंपनी जो है यूरोपियन कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। अकबर के टाइम मुगल रूलर में स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि पोर्तुगीज पहले ही आ चुके थे 1498 में, उस टाइम पे तो दिल्ली सल्तनत का रूल था, ठीक है। तो पोर्तुगीज का ध्यान रखना, वो आए थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जब दिल्ली सल्तनत रूल कर रही थी। और अकबर के टाइम पे आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, जहांगीर के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डेंस, और औरंगजेब के टाइम पे आई 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बाकी इनके और डिटेल में हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में इन सब के बारे में। देन उसके बाद ये लेटर मुगल्स हैं, जो धीरे धीरे इनके नाम आपको याद हो जाएंगे। लेटर मुगल्स में हम एक इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे फारुखशियार, क्योंकि लेटर मुगल्स आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इनको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे फारुखशियार के बारे में आप ध्यान रखना कि ये लेटर मुगल्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर था, और इसने ब्रिटिशर्स को एक पास ऑफर किया था दस्तक नाम से। दस्तक मतलब था एक फ्री पास कि आप मेरे एम्पायर में कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो विदाउट टैक्स, उसको बोलते थे दस्तक। तो जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दस्तक किसने ऑफर किया था ब्रिटिशर्स को, तो ही वाज द लेटर मुगल रूलर फारुखशियार, ठीक है। ये इतना दयालु क्यों हुआ ब्रिटिशर्स पे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने दस्तक दे दिया था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डॉक्टर था, डॉक्टर हैमिल्टन, ठीक है। उन्होंने फारुखशियार को क्योर किया था, ही वाज अबाउट टू डाई, ठीक है। डिजीज का पता नहीं कि कौन सी डिजीज थी, क्योंकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, बट ये लिखा जाता है कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम ए वेरी सीरियस डिजीज एंड ही वाज अबाउट टू डाई। तो डॉक्टर हैमिल्टन ने उनको क्योर किया, तो उसके इनाम में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक ऑफर किया। दस्तक मतलब कि मेरे दस्तक की रिक्वायरमेंट नहीं है अब आपको रूल करने के लिए मुगल एम्पायर में, आप
फ्री पास है, आप कहीं पे भी कोई ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। इससे पहले अगर मुगल एम्पायर में कहीं पे भी ट्रेड करना है तो मुगल एम्परर की परमिशन चाहिए होती थी। वो हम पढ़ेंगे भी धीरे धीरे कि किस किस मुगल एम्परर ने किस किस को परमिशन दी, ठीक है। देन उसके बाद इसमें मैंने बताया था शायद आप लोगों को कि द अकबर वाज द लॉन्गेस्ट रूलर था मुगल एम्पायर में। शॉर्टेस्ट था रफी उद दरजात, ही वाज द शॉर्टेस्ट मुगल रूलर। 3 या 3.5 महीने रहा था ये, ठीक है, मुगल रूलर। तो ये शॉर्टेस्ट मुगल रूलर था। देन उसके बाद अकबर 2 के बारे में आप ये ध्यान रखना, मैं इसलिए रैंडमली बता रहा हूं क्योंकि जब हम एक साथ इनको पढ़ेंगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। तो धीरे धीरे 2-3 के नाम एटलीस्ट आपको याद होंगे कि ये इनके नाम याद हो गए। फारुखशियार का पता हो गया, रफी उद-दरजात के बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इसके बारे में और हम पढ़ेंगे भी नहीं कि वाज द शॉर्टेस्ट रूलिंग, ठीक है। अकबर 2 को जो ये अकबर 2 जो है, इसने एक पर्सन हम पढ़ेंगे बाद में, राजा राम मोहन राय, शायद आप लोगों ने सुन भी रखा होगा इसका नाम। इस राजा राम मोहन राय ये कहीं के राजा नहीं थे, लेकिन इनको राजा की उपाधि अकबर 2 ने दी थी, ठीक है। अकबर 2 मुगल एम्परर था, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। किस लिए दी थी? क्योंकि ये चाह रहे थे कि क्योंकि इस टाइम पे मुगल्स बैक सीट पे आ चुके हैं। ये टाइम है 1806 का, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक इस टाइम तक ओवरटेक कर चुकी होगी। तो वो राजा राम मोहन राय की जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ अच्छी बनती थी, तो उनको बोलते हैं कि आप मेरी पेंशन बढ़वा दो, क्योंकि इस टाइम पे मुगल रूलर्स पेंशन लेने लगेंगे, ठीक है। वो सिर्फ नाम के रूलर थे, इसलिए ये लास्ट वाले नाम के, तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरी पेंशन बढ़वा दो, इसके लिए वो उनको राजा की उपाधि देंगे, ठीक है। ये राजा राम मोहन राय कौन थे? ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। यूरोपियन रेनेसां मूवमेंट पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इंडिया में भी एक अवेकनिंग होगी, ठीक है, एक रीबर्थ होगा, रिलीजियस रीबर्थ, एक तरह से रिलीजियस या सेकुलर रीबर्थ राजा राम मोहन राय के टाइम पे, जब बहुत सारी सोशल इविल्स जो हैं उनके अगेंस्ट में ये पर्सन बोलेगा। तो इसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां मूवमेंट, किसको? राजा राम मोहन राय को, ठीक है। ये सती प्रथा को बैन करने में काफी हेल्प करेंगे। बहादुर शाह, ही वाज द लास्ट मुगल रूलर। एक तो ये ध्यान रखना है कि ये लास्ट मुगल रूलर थे। ठीक है, और एक पर्सन है विलियम डेलरिम्पल। इनकी एक बड़ी फेमस बुक है द लास्ट मुगल, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी हुई है विलियम डेलरिम्पल। हमने 2 विलियम पढ़ लिया आज। विलियम, अच्छा, इसका नाम भी डॉक्टर विलियम हैमिल्टन था, मैंने बताया नहीं, विलियम हैमिल्टन था इसका नाम भी, ठीक है। तो विलियम डेलरिम्पल, इनकी बड़ी फेमस बुक है द लास्ट मुगल। तो उन्होंने इसके ऊपर लिखी हुई है बहादुर शाह के ऊपर। इनका पूरा नाम था बहादुर शाह जफर। जफर इनका पेन नेम था। इस पेन नेम से ये पोइट्री करते थे, पोइट्री लिखते थे। तो पेन नेम होता है किसी भी राइटर का जो ओरिजिनल नेम नहीं होता, सिर्फ वो राइटिंग के पर्पज से कोई दूसरा नाम लिख लेता है, तो उसको पेन नेम बोला जाता है किसी भी राइटर का, ठीक है। तो इनका पेन नेम था जफर, तो ये पीछे जफर लगाते थे, बहादुर शाह जफर भी बोला जाता था। ही वाज द लास्ट मुगल रूलर, ठीक है। तो इन मुगल रूलर में से हमने 4 के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ी। फारुखशियार, जिन्होंने दस्तक दिया, फ्री पास सिस्टम था, रीजन मैंने बताया कि डॉक्टर हैमिल्टन ने उनको क्योर किया था, ठीक है। देन रफी उद दरजात, ये शॉर्टेस्ट मुगल रूलर थे, लगभग 3-3.5 महीने। देन अकबर 2 ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को, क्योंकि उनको पेंशन बढ़वाने के लिए उन्होंने हेल्प किया था, ठीक है। कुछ लगभग 26 लाख रुपए के करीब पेंशन लेते थे उस वक्त मुगल एम्परर, पूछेगा नहीं कोई, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि अराउंड इतनी पेंशन वो लेते थे, ठीक है। तो उस टाइम का बड़ा अमाउंट था। हाँ, उस टाइम बहुत, फिर मुगल रूलर था ना वो, मुगल एम्परर, तो इतने बड़े एम्पायर को रूल भी तो कर रहे थे, चाहे कहने के लिए कर रहे हो।
ठीक है। राजा राम मोहन राय को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां मूवमेंट, और बहादुर शाह लास्ट मुगल रूलर थे, जिन पे एक बुक लिखी हुई है विलियम डैलरिम्पल ने, जिसका नाम है द लास्ट मुगल। ठीक है, सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना, क्योंकि हिस्ट्री में सारा ही फैक्चुअल पढ़ेंगे अब तो ये हम इसमें ये दोबारा से उसका पाथ है वास्को डी गामा का। तो वो इंडिया में आए और पोर्तुगीज ने इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया, तो उन्होंने कई सारी बैटल फाइट की। तो ये की बैटल हैं जो पोर्तुगीज ने इंडिया में फाइट की थी। ठीक है, जैसे पहली बैटल है बैटल ऑफ कोचीन। ठीक है, बैटल ऑफ, हम इन बैटल्स के बारे में उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ कोचीन इन्होंने ली थी। कोचीन को पहली कैपिटल बनाने के लिए अपनी, ठीक है, जो पोर्तुगीज थी उनकी पहली कैपिटल थी कोचीन। ठीक है, उसके लिए इन्होंने बैटल ऑफ कोचीन फाइट की थी। बैटल ऑफ कोचीन जो लोकल रूलर थे वहां के, उनके अगेंस्ट में इन्होंने फाइट की थी। ठीक है, रूलर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस कोचीन को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, कैलिकट से स्टार्ट किया था। ठीक है, और फिर क्योंकि कैलिकट में इनके पोर्तुगीज के साथ इशू ये था कि इनकी रिलीजियस पॉलिसीज बहुत ज्यादा फॉरवर्ड थी, मतलब बहुत ज्यादा रिलीजियस पॉलिसीज को आगे रखते थे। ठीक है, ये एक सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे कि पोर्तुगीज जो है वो नेटिव से मैरिज करेंगे ताकि क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो वो चीज माइंड में रखना, एक पर्पज इन सब का आने का ये भी था कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो वो इंटर रिलीजियस मैरिजेज स्टार्ट करेंगे ये इंडिया में। तो वो रिलीजियस पॉलिसी ऑर्थोडॉक्स जो पर्सन्स हैं वहां पे, जो मुस्लिम्स हैं या फिर हिंदू हैं, उनको पसंद नहीं आएगी। ठीक है, तो टाइम टू टाइम उनका विरोध भी होगा। और पोर्तुगीज वर द फर्स्ट जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। हालांकि हम पढ़ेंगे बाद में कि सती प्रथा को इंडिया में बैन किया था किसने? विलियम बेंटिक नाम के एक पर्सन ने, विलियम बेंटिक, उसने राजा राम मोहन राय के साथ मिलके सती प्रथा को बैन किया था। लेकिन उससे भी पहले पोर्तुगीज का एरिया जहां तक था, उस एरिया में, ठीक है, पोर्तुगीज का एक गवर्नर हम पढ़ेंगे, अल्फोंसो डा अल्बुकर्क। ठीक है, नाम बड़े अजीब होंगे ऑब्वियस है इनके। तो उन्होंने सती को बैन किया था अपने एरिया में। ठीक है, तो इनकी रिलीजियस पॉलिसी भी एक बड़ा रीजन बनेगी पोर्तुगीज के को एम्पायर को बढ़ाना बनने का। ठीक है, एक रीजन तो हमने पढ़ा कि ये ब्रिटिशर्स इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेंगे, इनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, एक रीजन हम पढ़ेंगे कि इनकी रिलीजियस पॉलिसीज बैकफायर करेगी। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मतलब ट्रेडिशनल। कोई वर्ड ना समझ में आए, मैं बोल रहा हूं, मैं कोशिश तो करता हूं मैं हर एक का बताऊं, लेकिन नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो इनकी ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम और हिंदूज थे, मतलब जो पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, वो इनकी रिलीजियस पॉलिसीज के अगेंस्ट में जाएंगे, स्पेशली जो किंग होंगे वहां के आसपास के। ठीक है, तो वो बैकफायर करेगी। तो बैटल ऑफ कोचीन में ये कोचीन को ओवरटेक कर लेंगे और उनकी कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, ये कैपिटल रहेगी 1530 तक, जब तक ये गोवा को अपनी कैपिटल नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो 1530 तक ये इनकी कैपिटल रहेगी कोचीन। देन बैटल ऑफ चुल। बैटल ऑफ चुल बेसिकली जो ब्रिटिशर्स पोर्तुगीज थे, मैंने बताया कि इनका मेन स्ट्रेंथ थी इनकी, वो थी इनका जो स्क्वाड्रन था। स्क्वाड्रन बोलते हैं फ्लीट ऑफ आर्म्ड शिप या फ्लीट ऑफ मिलिट्री शिप। फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप, तो ग्रुप ऑफ मिलिट्री शिप को बोलते हैं स्क्वाड्रन। तो इनका स्क्वाड्रन बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब ये नेवल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो ये चाहते थे कि हम इस पूरे एरिया को चोक कर दें ताकि हमारे बाद कोई ना आ पाए। ठीक है, लेकिन इधर से हमने जो पढ़ा था कि जो ओटोमन टर्क हैं वो भी इधर आना चाह रहे थे। ठीक है, तो मुस्लिम इस्लाम को इधर फैलाना चाहेंगे और क्रिश्चियंस चाहेंगे कि वो उनको रोके। ठीक है, तो जो इस एरिया में मुस्लिम रूलर होंगे वो बार बार इन पे अटैक करेंगे। जो बैटल ऑफ चुल है, इस बैटल ऑफ चुल में जो एक मामुलिक डायनेस्टी होगी, कई डायनेस्टी ऐसी होंगी जिनके सिर्फ हम नाम पढ़ेंगे। मामुलिक
डायनेस्टी के एक किंग होंगे, वो किंग ऑफ गुजरात और जमोरिन के साथ मिलके कोशिश करेंगे कि पोर्तुगीज को एक जगह पे कंटेन कर पाए, क्योंकि पोर्तुगीज धीरे धीरे टाइम के साथ अपनी पावर को बढ़ा रहे थे और उनकी नेवल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो बैटल ऑफ चुल इनके बीच में ही फाइट होगी और इसमें पोर्तुगीज जो है वो हार जाएंगे। बैटल ऑफ चुल में वो डिफीट हो जाएंगे, मतलब डिफीट का मतलब है कि वो अपनी हार मान लेंगे और पीछे हट जाएंगे बैटल ऑफ चुल में। इस बैटल ऑफ चुल में हम अभी पढ़ेंगे, एक फर्स्ट वॉइसरॉय होंगे इनके फ्रांसिस को डी एल्मीडा। ये पोर्तुगीज के पहले गवर्नर होंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। पहले पोर्तुगीज आएंगे, आके कैलिकट में वो अपना फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद वो अपने एम्पायर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कोचीन को एक्वायर करेंगे, कोचीन को अपना कैपिटल बनाएंगे और उस टाइम पे पोर्तुगीज किंग जो है वो इंडिया में एक पोर्तुगीज का वॉइसरॉय भेजेंगे, एक गवर्नर भेजेंगे बना के कि ये पर्सन हमारे एम्पायर को फैलाने का काम करेगा। तो वो पहला गवर्नर जो आएगा वो होगा फ्रांसिस डी एल्मोडा, ठीक है। इसका बेटे की डेथ हो जाएगी इस बैटल के अंदर, ठीक है। तो ये इस बात से बहुत ज्यादा नाखुश होगा कि मेरे बेटे की डेथ हुई है, ठीक है। तो उसका बदला लेने के लिए ये फिर से इनके अगेंस्ट में एक बैटल लड़ेगा, बैटल ऑफ ड्यू। तो बैटल ऑफ ड्यू और बैटल ऑफ चुल, हालांकि एक बैटल ऑफ ड्यू और भी होगी इससे पहले 1507 में, तो कंफ्यूज मत करना, इनके टाइम पे कई बैटल होंगी, ठीक है। तो बैटल ऑफ ड्यू 1509 में फिर से एक बैटल फाइट होगी। इस्लामिक रूलर्स, ठीक है, गुजरात का जो किंग है वो और जो जमोरिन है उनकी नेवल पावर और पोर्तुगीज नेवल पावर, और 1509 के बैटल में ये उनको बीट कर देंगे। पोर्तुगीज इन तीनों को बीट कर देंगे। तीनों को बीट करके जो हमने पढ़ा था स्ट्रेट ऑफ ओरमुज, यहां पे तक कब्जा कर लेंगे पोर्तुगीज। ये जो स्ट्रेट ऑफ ओरमुज है, ये चौक पॉइंट, ठीक है, जो हमने पढ़ा था स्ट्रेट ऑफ ओरमुज, ठीक है। कई कई जगह पे एच नहीं दिख मिलेगा आपको, स्पेलिंग ओ से स्टार्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहां तक पूरा कब्जा कर लेंगे, मतलब गुजरात के किंग को हरा दिया, ठीक है, इधर से मुस्लिम जो डायनेस्टी थी उसके किंग को हरा दिया, तो इस पूरे पे ये कब्जा कर लेंगे, ठीक है। और ये कौन? फ्रांसिस डी एल्मोडा, जो फर्स्ट गवर्नर बन के आएंगे पोर्तुगीज के इंडिया में, और ये एक पॉलिसी स्टार्ट करेंगे जिसको बोलेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। प्रोपोनेंट मतलब कि किसने वो दी थी, हु वाज द सपोर्टर। तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस डी एल्मोडा की थी। किस लिए थी ये पॉलिसी? बिकॉज दे वांट टू मेक पोर्तुगीज द किंग ऑफ इंडियन ओशियन। पोर्तुगीज को वो पूरे इंडियन ओशियन का किंग बनाना चाह रहे थे। इस साइड भी आएंगे बैटल करते हुए, ठीक है। तो ये वाला एरिया, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इस पूरे एरिया को वो अपना बना लेना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि स्पाइसेस यहाँ है, यहां तक पहुंचने के लिए भी आना तो यहीं से पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि ये वाला रूट यहां तक इतना ज्यादा नेविगेशन सिस्टम डेवलप नहीं था, तो कोशिश करते थे कि इसके किनारे किनारे ही आए, ज्यादा दूर ना जाए, ठीक है। तो पहले इंडिया आते थे, फिर यहाँ पे जाते थे। तो पूरे अरेबियन सी, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो पोर्तुगीज को फ्रांसिस डी एल्मोडा इंडियन ओशियन का किंग बनाना चाहता था। उसके लिए उसने अपनी नेवल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग किया, और ये सब कुछ किया उसने अपने बेटे की डेथ के बाद, उसका बदला लेने के लिए, ठीक है। और उसने पॉलिसी चलाई ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका दूसरा नाम है कारताज सिस्टम। कारताज सिस्टम का मतलब है कि एक लाइसेंस होता था, ठीक है। वो लाइसेंस चाहिए आपको अगर आपको इस वाले एरिया में ट्रेड करना है, इंडियन ओशियन के एरिया में ट्रेड करना है, तो
तो आपको कारताज सिस्टम मतलब पोर्तुगीज का लाइसेंस चाहिए, पोर्तुगीज से परमिशन लेनी पड़ेगी और उस परमिशन के लिए पैसे देने पड़ते थे, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से फ्रांसिस डी अल्मोडा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज, वांट टू मेक द पोर्तुगीज द किंग ऑफ इंडियन ओशन, इसके लिए उसने ये पॉलिसी चलाई थी, ठीक है। देन उसके बाद सीज ऑफ गोवा, सीज ऑफ गोवा फ्रांसिस डी अल्मोडा के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर बनेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम गवर्नर चेंज होंगे, तो नेक्स्ट गवर्नर जो बन के आएंगे ब्रिटिश इनके पोर्तुगीज के, वो होंगे अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, ठीक है। अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ये सेकंड गवर्नर होंगे, सेकंड गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, ठीक है। ये नाम सोच रहे हो कि याद करने पड़ेंगे, नहीं पड़ने, करने पड़ेंगे, मतलब जो मैंने नाम ले दिया हो तो याद करना ही पड़ेगा, उसे एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बेसिक पढ़ना पड़ जाए, उसे कम मत लगाना। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर। कुछ टाइम के बाद नॉर्मल लगेंगी ये चीजें, ठीक है। अभी लग रहा है कि बड़े अजीब नाम है, कैसे याद रहेंगे, स्टार्टिंग में लगेगा, ठीक है, बार बार रिपीट होंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अल्फोंसो डी एल्बुकर्क को बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया, क्योंकि जितना एम्पायर को एस्टैब्लिश तो किया किसने, फ्रांसिस डी अल्मोडा ने। जो वास्को डी गामा वहां तक पहुंचा, उसने इनिशिएशन लिया, स्टार्ट किया, एम्पायर को एस्टैब्लिश किया फ्रांसिस डी अल्मोडा ने, और एम्पायर को फैलाने का काम करेगा अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, तो उसको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। ये क्या करेगा, सीज करेगा गोवा को 1510 में, 1510 में गोवा को कैप्चर कर लेगा। सीज का मतलब है कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और बाद में इसके जाने के बाद जो थर्ड गवर्नर आएगा वो गोवा को अपनी कैपिटल बनाएगा, कोची को चेंज करके, ठीक है। समझ में आ रहा है डेटा, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं हालांकि। देन नेक्स्ट छोड़ो, बैटल ऑफ सवाली, नेक्स्ट बैटल देखेंगे, बैटल ऑफ सवाली। बैटल ऑफ सवाली मैंने आपको बताया था, स्टोरी ये है कि विलियम हॉकिंस नाम का एक पर्सन हेक्टर नाम के शिप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जहांगीर की कोर्ट में आएगा। विलियम हॉकिंस, हेक्टर शिप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कहां आएगा, जहांगीर की कोर्ट में आएगा। क्यों, क्योंकि जहांगीर वाज द मुगल एम्परर और परमिशन चाहिए ट्रेड करने की तो मुगल से लेनी पड़ेगी। पोर्तुगीज को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिस टाइम पे मुगल एम्पायर बढ़ रहा था वो तो ऑलरेडी इंडिया में थे, ठीक है। तो उन्होंने उनके साथ फ्रेंडली अलायंस बना लिया था कि नेवल पावर हमारी और आर्मी आपकी, तो हम फ्रेंडली रहेंगे, ठीक है। लेकिन उनके बाद पोर्तुगीज के बाद जितनी भी कंपनी आई उनको तो परमिशन लेनी पड़ी, किससे, मुगल एम्परर से। तो वो जहांगीर की कोर्ट में आया, ठीक है, क्योंकि जहांगीर की मदर टंग थी तुर्की, और जो विलियम हॉकिंस था उसको तुर्की आती थी, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने चालाकी से उसको भेजा था ताकि वो बात कर पाए। अदरवाइज तो वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता। वो इंग्लिश बोलता, वो पर्शियन जो थी वो कोर्ट लैंग्वेज थी मुगल्स की, तो उसको पर्शियन नहीं समझ में आती, उसको इंग्लिश नहीं समझ में आती। तो एक कॉमन लिंक भेजा उन्होंने कि तुर्की दोनों को आती है, उसकी मदर टंग उसको भी आती है और किसको आती है, विलियम हॉकिंस को भी आती है, तो इसको भेजो। तो जहांगीर से उसने बातचीत की तो बड़ा खुश हुआ जहांगीर ये जान के कि इसको मेरी मदर लैंग्वेज आती है, तो उसने परमिशन दी थी कि आप ट्रेड की परमिशन, ट्रेड कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारे गिफ्ट लेके आया, बहुत सारे बुलियंस लेके आया, बुलियंस मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल। लेकिन जब पोर्तुगीज को इस बात का पता लगा तो उन्होंने जहांगीर के पास मैसेज भिजवाया कि देखो हमारी एग्रीमेंट है, ठीक है, और आप ऐसे किसी दूसरी यूरोपियन पावर को ट्रेड नहीं करने दे सकते, क्योंकि हम नेवल सपोर्ट देते हैं आपको। जहांगीर को भी समझ में आ गया कि नेवल सपोर्ट तो इन्हीं का है, हमारे पास तो नेवल पावर है ही नहीं, मुगल्स हैड नो नेवल पावर, ठीक है। तो उन्होंने मना करवा दिया जहांगीर को, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आया कि उसके बाद कई अटेम्प्ट किए उन्होंने,
मुगल से परमिशन लेने के, लेकिन हर बार डिनाइड हो गया पोर्तुगीज के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो उन्होंने नया सॉल्यूशन निकाला कि भाई क्यों मना कर रहे हैं। उन्होंने पता किया कि मना इसलिए हो रहा है क्योंकि नेवल पावर स्ट्रॉन्ग है और अगर हम इसी को वीक कर दें तो हमें परमिशन मिल जाएगी। तो उन्होंने लड़ा बैटल ऑफ सवाली, नेवल बैटल बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पोर्तुगीज। और बैटल ऑफ सवाली में उन्होंने पोर्तुगीज को नेवल पावर में हरा दिया। हराने से मुगल्स को समझ में आ गया कि भी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर जो है वो ब्रिटिशर्स के पास है, ना कि पोर्तुगीज के पास। तो इसी के तुरंत बाद 1613 में हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री ओपन की थी। कहां पे? सूरत में। ठीक है, तो वो इससे नेक्स्ट ईयर उनको परमिशन मिल जाएगी। हालांकि हम ये भी पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम, जो उन्होंने बनाई थी 1611 में, और जो सूरत है वो बनाएंगे 1613 में। लेकिन फैक्ट्री का मतलब था एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाना। ठीक है, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कोई फैक्ट्री थी, तो ट्रेडिंग पोस्ट बनाना, क्योंकि पोर्तुगीज जो है उनके इन्फ्लुएंस में उनको ट्रेडिंग पोस्ट नहीं बनाने दे रहे थे। लेकिन विलियम हॉकिंस ने इतना मेक श्योर कर दिया था जहांगीर के साथ मिलके कि एटलीस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने लग जाए। लेकिन उनको ट्रेडिंग पोस्ट बनाना अलाउड नहीं था। वो ट्रेडिंग पोस्ट बनाना अलाउड हुआ इस बैटल के बाद। लेकिन इससे पहले वो साउथ में मसूलीपट्टनम नाम के प्लेस पे 1611 में अपनी पहली पोस्ट बना चुके होंगे। लेकिन ट्रेडिंग राइट उनको पहले सूरत में मिल गए थे। तो कई बार ये कंफ्यूज करेगा कि आपको लगेगा कि मसूलीपट्टनम में 1611 में फैक्ट्री बनी, लेकिन जब पूछा जाता है कि ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री कब बनी, तो आंसर हमेशा सूरत होता है, जो बनी 1613 में। 1613 में तो फैक्ट्री बनी, ट्रेड तो वो पहले से कर रहे थे, क्योंकि विलियम हॉकिंस 1608 में आ गया था। ठीक है, तो ट्रेडिंग राइट तो वो ले गया था, लेकिन फैक्ट्री बनाने का राइट नहीं मिल पाया था, वो मिलेगा उनको 1613 में। लेकिन ट्रेडिंग राइट क्योंकि पहले मिल गया था, इसलिए फैक्ट्री पहले वही काउंट होती है। ठीक है, हालांकि वो बनी थी 1613 में। ठीक है, कुछ मतलब राम कहानी समझ में आई कि रिपीट करूं? हाँ, सर 16 से 11 और 16 से 13 में कंफर्म नहीं किस में मिला। 1611 में तो उन्होंने मसूलीपट्टनम, जो आज के आंध्र प्रदेश में है, वहां पे अपनी फैक्ट्री बना दी। ठीक है, और 1613 में उन्होंने फैक्ट्री बनाई सूरत में। लेकिन 1608 में उनको सूरत में ट्रेड करने का राइट मिल गया था। फैक्ट्री बनाई 1613 में, तो इसलिए पहली फैक्ट्री सूरत ही मानी जाती है। हालांकि बन गई थी मसूलीपट्टनम, लेकिन पहली फैक्ट्री मानी जाती है सूरत। क्लियर? ठीक है, देन आते हैं बैटल ऑफ वसाई। बैटल ऑफ वसाई हुई मराठा वर्सेस पोर्तुगीज। क्योंकि पोर्तुगीज ने 2 प्लेस महाराष्ट्र में कैप्चर कर लिए थे, सेलसेट एंड बेसिन। ये 2 आप मराठा एम्पायर जब पढ़ेंगे, मराठाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेस थे। ये 2 आइलैंड हैं महाराष्ट्र में आज के टाइम पे भी, तो ये दोनों कैप्चर कर लिए थे उन्होंने। मराठाओं से कैप्चर नहीं किए, मराठा एम्पायर तो बाद में आया, लेकिन जो लोकल रूलर थे उनसे कैप्चर कर लिए थे अपने टाइम पे। तो बाद में जब मराठा एम्पायर बड़ा हुआ तो उन्होंने फाइट किया पोर्तुगीज के साथ और उनको हराया, और ये दोनों प्लेस उनसे ले लिए। ठीक है, ये बात है 1739 की, मतलब बहुत बाद की बात है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल हैं जो पोर्तुगीज ने इंडिया में लड़ी। क्लियर? नाउ अब जो कहानी मैंने आपको बताई है वो जस्ट हम पढ़ लेंगे एक बार और आपको रिपीट हो जाएगी। 1498 में वास्को डी गामा आया, कैलिकट पहुंचा। ठीक है, कोर्डली रिसीव किया जमोरिन ने, रूलर था कैलिकट का। डन। उसके बाद एक सेकंड पर्सन भी आया। ठीक है, पेड्रो कैब्रल, ये सेकंड सेलर था। ठीक है, आया तो थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा। ठीक है, लेकिन इनका नाम क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पेड्रो कैब्रल ये सेकंड सेलर था जो वास्को डी गामा के बाद आया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन जब पेड्रो कैब्रल आया उस टाइम पे कैलिकट में पोर्तुगीज और किंग जमोरिन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जमोरिन को समझ में आ गया था कि ये लोग बड़ा एम्पायर बना रहे हैं।
ठीक है, या फिर कुछ टाइम के बाद ये मुझे साइड कर देंगे। तो कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए जमोरिन बाद में गुजरात के किंग और मामलिक जो सुल्तान था उसकी हेल्प लेगा और पोर्तुगीज के अगेंस्ट में फाइट करेगा। ये तो थी पहली वॉयज मतलब वॉयज होती है सी जर्नी को वॉयज बोलते हैं। तो पहली वॉयज तो वास्को डी गामा की थी 1498 में, वो इंडिया में टोटल मिला के 3 बार आया। दूसरी बार वो इंडिया में आया 1502-1503 में। जब दूसरी बार इंडिया में आया तो उसने कोचीन को यहाँ की कैपिटल बना दिया था, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था बैटल ऑफ कोचीन 1503 में हुई थी, ठीक है। देन उसके बाद अच्छा, पोर्तुगीज एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन कैलिकट, ये 1503 में नहीं हुआ था, गलत से आया 1500 है ये, ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना। देन 1503 कोचीन वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने पढ़ लिया, बैटल ऑफ कोचीन हुआ। तीसरी वॉयज जो है वास्को डी गामा ने 1524 में किया, इंडिया में तीसरी बार आया और इस बार वो इंडिया में ही मर गया, सो ही डाइड इन इंडिया, ठीक है। डेट थी 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर 1524 को ही डाइड इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया में मरा था, कि बिकॉज वाज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो तीनों वॉयज उसकी याद रखना कब कब वो आया, ठीक है, और इंडिया ही डाइड इन इंडिया। डन। मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में शेयर नहीं की क्या वो, ठीक है, याद दिला दिया करो, नहीं करें तो मैम को फोन कर दिया करो, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि पहले वॉइसरॉय बने फ्रांसिस जी अल्मोडा 1505 से 1509 तक। ही वाज द फर्स्ट अपॉइंटेड गवर्नर थे बाय द किंग ऑफ पुर्तगाल। 3 साल के टाइम पीरियड के लिए, इंपॉर्टेंट है याद रखना कितने टाइम के लिए वो बने थे, ठीक है। बैटल ऑफ ड्यू लड़ी उन्होंने, 2 बैटल ऑफ ड्यू लड़ेंगे, मैंने बताया था 1507 और 1509, 2 बार लड़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अच्छा, बैटल ऑफ ड्यू आई थिंक मैंने ये बता दिया, बैटल ऑफ चुल में मरा था उसका बेटा, ठीक है, तो उसको रेटिफाई कर लेना। बैटल ऑफ ड्यू में डाइड हुआ था, कि बैटल ऑफ चुल में ही था, कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कंफर्म कर लूंगा मैं इसको एक बार, ठीक है, शायद वो बैटल ऑफ चुल में ही मरा था, कंफर्म कर लेंगे। तो बैटल ऑफ ड्यू पहले उसने लड़ी, बैटल ऑफ ड्यू थी कंबाइंड, ही डिफीटेड, स्क्वाड्रन डिफीट हुआ, पोर्तुगीज स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन मतलब फ्लीट ऑफ मिलिट्री शिप, इन द नेवल बाय द कंबाइंड इजिप्शियन, गुजरात और एल्मेडा सन वाज डाइड, ठीक है, इसी में मरा होगा फिर वो, ठीक है। देन बैटल ऑफ चुल, सेकंड बैटल, इसमें क्या था, नेवल जो पोर्तुगीज नेवल थी वो मोमलिक जो था किंग, जो मैंने बताया मुस्लिम्स थे, उनके साथ हुई, ठीक है। ये दोनों बैटल ये हार गए, ठीक है। इसके बाद ही विल फाइट बैक, दोबारा से फाइट करेगा और बैटल ऑफ ड्यू 1509 में वो जीत लेगा, ठीक है। और वहां से वो ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करेगा, जिसको मैंने बोला कारताज सिस्टम, इट वाज ए टाइप ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड जो गवर्नर बना वो था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि इसने एक्सपेंड किया था। कैप्चर गोवा फ्रॉम बीजापुर, बीजापुर से इसने कैप्चर किया था गोवा को। उस टाइम पे इस्माइल खान, ही वाज द रूलर ऑफ बीजापुर। इस्माइल खान नाम का एक रूलर था बीजापुर का, जिससे इसने गोवा को कैप्चर किया था। और कमाल की बात है, इनकी हेल्प की थी कृष्णदेव राय ने, ठीक है, किसकी, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, इसकी हेल्प की कृष्णदेव राय ने गोवा कैप्चर करने पे, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने वहीं पे बैकफायर किया और कृष्णदेव राय से भटकल नाम की एक प्लेस है कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका में ही विजयनगर एम्पायर फ्लरिश कर रहा था, तो उन्हीं को दोबारा जाके हराया और कैप्चर किया भटकल को। तो 2 अलग अलग इंफॉर्मेशन मैंने बताई है। गोवा कैप्चर करने में हेल्प किया कृष्णदेव राय ने, डिफीट किया इस्माइल खान को। इस्माइल खान दिल्ली जो डेक्कन सल्तनत है उसका पार्ट था ये, जो बाद में विजयनगर एम्पायर को हराएगी, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं कनेक्टिविटी बना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके डिसेंडेंट बाद में हराएंगे विजयनगर एम्पायर को। तो ये डेक्कन सल्तनत का पार्ट था। बीजापुर जो है वो डेक्कन सल्तनत का पार्ट होगी बाद में। तो गोवा को कैप्चर किया 1510 में
किसने कैप्चर किया? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने। किसकी हेल्प से? कृष्णदेव राय की हेल्प से। लेकिन बाद में कृष्णदेव राय को ही हराया और भटकल नाम के एक प्लेस को कैप्चर किया। ठीक है। ही इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ मैरिंग विद इंडियन नेटिव्स के साथ मैरी की पॉलिसी जो है वो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने स्टार्ट की। क्यों स्टार्ट की? क्योंकि एम्पायर को बढ़ाना चाह रहा था, एक्सपेंशन करना चाह रहा था। एंड ही बैन द सती इन हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जितना उसका एरिया था वहां पे उसने सती प्रथा को बैन किया। तो पहली बार सती प्रथा इंडिया में बैन की थी किसने? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने। देन ही परसिक्यूटेड मुस्लिम्स। रीजन सीधा समझ में आता है, क्योंकि मुस्लिम्स ने इनका रास्ता बंद किया था आने जाने का, तो क्रिश्चियन और इस्लाम में बनती ही नहीं थी। तो मुस्लिम्स जो थे उनको परसिक्यूशन इसने स्टार्ट किया था। परसिक्यूशन मतलब उनको पकड़ के उनको खत्म। ठीक है, तो ही परसिक्यूटेड मुस्लिम्स। दूसरा, एक ये चीज ध्यान रखना, सुल्तान ऑफ बीजापुर बिकम द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियन सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब इसने गोवा को कैप्चर किया, ठीक है, कंप्लीटली, तो यूरोपियन द्वारा, ठीक है, जो सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को कैप्चर किया, वहां उसके बाद जो, क्योंकि गोवा पे इन्होंने पहले कंप्लीट डोमिनेंस लिया था। गोवा ऐसा प्लेस था जहां पे इन्होंने पूरा का पूरा अपनी पावर से डोमिनेंस लिया था। ठीक है, कोचीन को हालांकि इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था, लेकिन कोचीन पे इनका पूरा डोमिनेंस नहीं था। कोचीन कैपिटल थी इनका, ठीक है, लेकिन वहां के जो लोकल रूलर थे वो भी थे वहां पे। लेकिन गोवा पहली ऐसी टेरिटरी थी जिनको इन्होंने पूरी तरह कैप्चर कर लिया था, पूरी पुर्तगाल के अंडर में थी। इससे पहले इंडिया में किसी यूरोपियन ने कोई टेरिटरी कैप्चर की हो वो था अलेक्जेंडर, जो आया था 326 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ही वाज फ्रॉम मैसिडोनिया नाम की एक यूरोपियन कंट्री है, वहां से आया था। तो उसके बाद इंडिया में आके इंडियन किसी सोयल को कैप्चर करने वाला अल्फोंसो डी कुर्क पहला पर्सन बना था जिसने गोवा को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो इट वाज द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियन सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो मैसिडोनिया से आया था 326 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, in 1550 he established Portuguese authority over Ormuz in Persian Gulf। ठीक है, ये मैंने बता दिया ओमरूज कहाँ पे था। होमरूज बोल लो या ओमरूज बोल लो, ऐसे कई बार नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, वहां पे इन्होंने एस्टैब्लिश किया। देन इसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर बना वो था नीनो डू कुना। ठीक है, इसने क्या किया था इंपॉर्टेंट, इसने कैपिटल को शिफ्ट किया। जो गोवा कैप्चर की थी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने, उसने इसको कैपिटल बनाया। कैपिटल इसलिए बनाया क्योंकि कोचीन जो पहली कैपिटल थी वो जमोरिन ने धीरे धीरे वहां पे बाकी आसपास के राजाओं के साथ मिलकर उनके ऊपर प्रेशर बनाया और उनको कोचीन खाली करना पड़ा। ठीक है, कोचीन उनकी कैपिटल रही 1525 तक एफिशिएंटली। ठीक है, तो अगर एक्चुअली देखा जाए तो 1525 से 1530 के बीच में इनके पास कोई कैपिटल नहीं थी। 1530 में इन्होंने गोवा को बनाया, लेकिन वो 5 साल में धीरे धीरे इन्होंने सब कुछ शिफ्ट किया था गोवा में। पहले कोचीन बनाई, 1525 में उसको छोड़ना पड़ा जमोरिन के इंपैक्ट की वजह से, और बाद में 1530 में इन्होंने गोवा में कैपिटल को शिफ्ट किया। ठीक है, तो यही इनके बारे में इंपॉर्टेंट था। ही एक्वायर्ड बेसिन फ्रॉम बहादुर शाह जफर, जो बाद में बेसिन को बैटल ऑफ वसाई में ले लिया वापस से। किसने लिया? क्या तो आपने इंफॉर्मेशन ही इतनी बता दी, मैं ये नहीं समझ में आ रहा कि बोले क्या। मैं अभी तो रिपीट करा रहा हूं। 1534 मराठा से 1534 में ही एक्वायर्ड बेसिन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ये बहादुर शाह अलग है, वो बहादुर शाह जो हमने पढ़ा जफर वो अलग था। ठीक है, तो इसका नाम ना याद रहे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बेसिन को कैप्चर किया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिसको बाद में मराठाओं ने वापस ले लिया था। ठीक है, बैटल ऑफ वसाई में 1537 में इन्होंने दीव को कैप्चर किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी पूछ चुका है कौन से ईयर में उन्होंने कौन से प्लेस को कैप्चर किया था, तो ये याद रखना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। बहुत सारी टेरिटरी इन्होंने कैप्चर की, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो आगे आप पढ़ोगे तो ये प्लेस बार बार आएंगी। ठीक है, क्योंकि बेसिन एक ऐसा प्लेस होगा जो बार बार आएगा, मराठा में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दीव भी कई बार पढ़ेंगे, बैटल ऑफ दीव पढ़ चुके। तो दीव को कैप्चर किया, दीव को ऑक्यूपाइड कर लिया इन्होंने 1537 में। किसने? न्यूनो डी कुन। ये थर्ड गवर्नर है। 3 ही पढ़ने हैं हमें, इनके बाद के नहीं पढ़ने हैं तो और भी, लेकिन यही 3 इंपॉर्टेंट थे।
देन और इंपॉर्टेंट इवेंट जो इनके टाइम पे हुए, 1548 में इन्होंने सेल्सेट को कैप्चर किया, जिसको बाद में फिर बैटल ऑफ वसाई में ले लिया मराठाओं ने। 1559 में इन्होंने दमन को कैप्चर किया। 1596 में इनको बाहर करना स्टार्ट कर दिया था डच ने। डच जो है वो बड़ा एम्पायर बना रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे पोर्तुगीज को साइड कर दिया था। पहले जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां से बाहर निकाला, ठीक है, और फिर धीरे धीरे इंडिया के सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट तक लाके छोड़ दिया। अदरवाइज डच ने पोर्तुगीज को बिल्कुल किनारे कर दिया था, क्योंकि डच बड़ी पावर थी, ठीक है। 1612 ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बैटल ऑफ सोआली में ये हार गए, किससे? अंग्रेजों से। 1663 में डच विन ऑल द पोर्तुगीज फोर्ट ऑन मालाबार कोस्ट टू आउस्ट द पोर्तुगीज। नई टर्म है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ये है इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट। तो ये वाला जो वेस्टर्न घाट है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। इस वेस्टर्न घाट में दो कोस्ट हैं, एक है कोंकण कोस्ट और एक है मालाबार कोस्ट। जगह है, उनका नाम है वेस्टर्न घाट। इंडिया का वेस्टर्न घाट में दो कोस्ट है, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट है गुजरात प्लस महाराष्ट्र प्लस गोवा, इन तीनों को मिला के बोलते हैं कोंकण कोस्ट। मालाबार कोस्ट बोलते हैं कर्नाटक प्लस केरला को मिला के, ठीक है। तो इन्होंने डच ने मालाबार कोस्ट से इनको साइड कर दिया था और ये सिर्फ गोवा तक सीमित रह गए थे मोस्टली, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट में इन्होंने टोबैको कल्टीवेशन स्टार्ट किया इंडिया में, ठीक है। अभी तो टाइम ही हुआ है, 2-4 मिनट ही ज्यादा पढ़ाऊंगा। टोबैको का प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में। इससे पहले इंडिया में टोबैको नाम की चीज नहीं होती थी, तो दे ब्रिंग टोबैको इन इंडिया, ठीक है। पोटैटो भी इंडिया में यही लेके आए थे, टोबैको भी यही लेके आए थे इंडिया में, ठीक है। और टोबैको का आज के टाइम पे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक सिटी है गंटूर। गंटूर को बोलते हैं टोबैको सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टोबैको इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने। गंटूर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है टोबैको का इंडिया में, और गंटूर को बोला जाता है टोबैको सिटी ऑफ इंडिया। और आंध्र प्रदेश चिली में भी नंबर 1 है प्रोडक्शन में। लगभग 26% चिली जो है वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में होती है इंडिया की, ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्तुगीज कैथोलिक रीजन स्प्रेड इन सर्टेन रीजन ऑफ इंडियन वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट, ये तो जर्नल स्टेटमेंट है। एक इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, गोवा में 1556 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद तो ये लिख रखा है कि डच ने धीरे धीरे इनको साइड कर दिया था और ये सिर्फ गोवा, दमन और दीव तक रह गए थे। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन इंडिया, लास्ट टू लिव। 1961 में इन्होंने छोड़ा था और ऑपरेशन विजय उस टाइम पे गवर्नमेंट ने चलाया था, ठीक है। और इन्होंने टोबैको इंट्रोड्यूस किया, कैश्यू नट भी इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, ठीक है। और बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोकोनट इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। कैश्यू नट का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है।